देखिए मैक्सवेल का हमने देख लिया, मैक्सवेल के बाद आते हैं हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या किया है वो हम लोग देखेंगे। मैक्सवेल ने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव, विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है किसका, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, मतलब प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा कहा किसने, मैक्सवेल ने। अब उन्होंने केवल क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, कोई प्रैक्टिकल उन्होंने किया नहीं था। उन्होंने केवल एक सिद्धांत जो है, जैसे कुछ चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं, वैसे उन्होंने जो है एक समझ लीजिए कि एक सिद्धांत बताया। लेकिन हर्ट्ज ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने, उसी मैक्सवेल के जो सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, हर्ट्ज ने एक प्रैक्टिकल किया। तो उन्होंने जो भी प्रैक्टिकल किया हमको उससे मतलब नहीं है, हमको क्या किया वो देखना है कि उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसके द्वारा उन्होंने अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ठीक है, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे पोलराइजेशन को, तो ध्रुवीकरण, ये तीन चीज़ों को उन्होंने समझा दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से सिद्ध हो गया कि मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। ये चीज़ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्सवेल, देखिए लेकिन क्या हुआ कि हर्ट्ज तो इन सब चीज़ों को तो समझा दिया, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण को, परंतु उन्होंने क्या किया, ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है और रमन प्रभाव है, ये तीन चीज़ों को वो नहीं समझा पाए। मैं अभी बताऊंगा धीरे से आगे कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव को कौन नहीं समझा पाए, हर्ट्ज नहीं समझा पाए। ठीक, अब नेक्स्ट कौन आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं आइंस्टीन। सब जानते हैं आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, तो आइंस्टीन आए, उन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या किया, उन्होंने समझाया। ठीक है, किसके द्वारा समझाया, तो उन्होंने इसे समझाने के लिए प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हम लोग प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या है ये देखेंगे। प्लैंक के द्वारा क्वांटम थ्योरी दी गई है, ये याद रखिए। ठीक है, तो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या है देखते हैं। देखिए ब्लैक बॉडी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लैक बॉडी को समझना होगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या है ये पहले समझते हैं। ब्लैक बॉडी वो बॉडी है, वो वस्तु है जो किसी EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों, जैसा इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हर्ट्ज और मैक्सवेल ने जो है ये बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं, जो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये बताया कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी ब्लैक बॉडी पे पड़ती है, किसी ब्लैक बॉडी पे अगर आप उसको आपतित करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी क्या करती है, उस विद्युत चुंबकीय तरंगों को पूरी तरीके से अवशोषित करती है। अवशोषित करना मतलब समझते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से अपने में क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है कौन, ब्लैक बॉडी। ठीक है, और अवशोषित करने के बाद रेडिएट करती हैं। रेडिएट करना मतलब और ट्रांसमिट नहीं करती हैं। ठीक है, ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, देखिए रेडिएट और ट्रांसमिट का मतलब समझते हैं। देखिए रेडिएशन कब होता है, यह चीज़ याद रखना, रेडिएशन कब होता है, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर जो वातावरण के टेम्परेचर से जब ज़्यादा हो, तब जो उसके हीट है, उसके अंदर का जो हीट है वो जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। मतलब क्या कि देखिए जैसे सामान्य चीज़ है, जैसे आप किसी गर्म लोहे को या गर्म किसी गर्म वस्तु को जब आप बाहर रखते हैं तो उससे क्या निकलता है, एक टेम्परेचर, उसके आसपास का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या करता है, जो प्रकाश को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसको क्या करती हैं, उसको अवशोषित करती हैं और उसके बाद क्या करती है, रेडिएट करती हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ब्लैक बॉडी क्या है, ट्रांसमिट नहीं करती, मतलब वो आर पार जाने नहीं देती। ट्रांसमिट का मतलब आर पार जाना। ठीक है, तो आर पार जाने नहीं देती, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो ब्लैक बॉडी का एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या करती है, जब अवशोषित कर लेती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणें अलग अलग समय में अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणें क्या करती है, रेडिएट करती है। तरंग दैर्ध्य समझते हैं, मैंने बताया है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश क्या है, 7 रंगों से मिलकर बना है, मतलब सातों की तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, तो वही जो है क्या करता है, जो ब्लैक बॉडी अलग अलग समय में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की क्या करती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के EMW को क्या करती है, निकालती है, विकृत करती है। विकृत करना वही, ठीक है, रेडिएट करना, सॉरी रेडिएट करती है। ठीक है, तो देखिए जब क्या किया,
ये तो प्लैंक ने बता दिया, एक थ्योरी बताया उन्होंने, और उसके बेसिस पे एक ग्राफ भी उन्होंने खींच के बता दिया कि ऐसा होना चाहिए। ये क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, मतलब उस जो रेडिएट हो रही है, जो वेव जो रेडिएट हो रही है उसकी तीव्रता कितनी है और उसका जो तरंग दैर्ध्य क्या है। इन दोनों के बीच रिलेशन एक ग्राफ बनाया किसने, प्लैंक ने। ठीक है, प्लैंक ने वो ग्राफ बनाया और क्या किया, उन्होंने समझाया कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ाते जाएंगे, तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। एक तरंग दैर्ध्य पर, विशेष तरंग दैर्ध्य पर उसकी जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी, उसके बाद उसका इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये एक ग्राफ के द्वारा उन्होंने समझाया कि ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने केवल एक उसको ग्राफ खींच के बता दिया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये किसने, प्लैंक ने। पहले तो प्लैंक ने ये बताया। ठीक, उसके बाद क्या आया, प्लैंक ने ये सिद्धांत दिया, उसके बाद रेले आता है, रेले और जीन्स, याद रखना, रेले और जीन्स। तो रेले और जीन्स ने क्या किया, इसी ग्राफ को समझाने की कोशिश की प्रैक्टिकल के द्वारा। प्रैक्टिकल नहीं कह सकते हैं, एक उन्होंने क्लासिकल मैकेनिज्म का यूज़ किया, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म उसका एक बनाया, मैथमेटिकल रूप बनाया, और उस मैथमेटिक्स से उसको प्रूफ करने की कोशिश की। किसने, रेले और जीन्स ने। तो ये रेले और जीन्स का ग्राफ है, याद रखना। रेले और जीन्स के ग्राफ में क्या है कि देखिए, जब इसकी ये क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का ग्राफ है। जब तरंग दैर्ध्य इधर से बढ़ता जा रहा है तो अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए जो रेले ग्राफ है उसके जैसा ही दिख रहा है आपको। ठीक है, सेम दिख रहा है। लेकिन जब तरंग दैर्ध्य कम हुआ, जब तरंग दैर्ध्य कम होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो तरंग दैर्ध्य जब कम होता है तो देखते हैं कि ये जो है, ये ग्राफ इसके जैसा नहीं दिखता, मतलब मैथमेटिकल प्रूफ उसका नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये याद रखना है कि ये ऐसा अगर कोई ग्राफ आपको दिखता है तो वो क्या है, रेले जीन्स का ग्राफ, रेले ग्राफ बोलते हैं इसको, रेले का ग्राफ। तो रेले और जीन्स ने समझाने की कोशिश की मैथमेटिक्स के द्वारा। ठीक है, उस मैथमेटिक्स के द्वारा ये नहीं समझा पाए, क्लासिकल मैकेनिज्म बोलते हैं जिसे। ठीक है, उसके द्वारा ये नहीं समझा पाए। ठीक, फिर बाद में रेले ने, फिर बाद में खुद प्लैंक ने क्या किया, ये रेले को देखा उसने कि रेले जो है मैथमेटिकल फॉर्म में उसको जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में इसी का प्रयोग करके, रेले वाले जो ग्राफ का प्रयोग करके, उसके मैथमेटिक्स का प्रयोग करके फिर प्लैंक ने कोशिश की समझाने की। तो प्लैंक ने बाद में क्या किया, प्लैंक ने समझाया, तो प्लैंक ने समझाते समय क्वांटम मैकेनिज्म का यूज़ किया। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिज्म क्या है वो देखेंगे। देखो, क्लासिकल मैकेनिज्म क्या होता है, जो जनरली हम एक ग्राफ यूज़ करते हैं कि दूरी और समय बराबर है। जैसे कि मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ, ये देखिए एक ग्राफ है। तो इसमें क्या है, क्लासिकल मैकेनिज्म में क्या होगा कि मान लो कि ये समय है, टाइम है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। मतलब समय और दूरी, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है मान लो, तो समय जैसे 2 घंटा 3 घंटा, तो दूरी उसके द्वारा बढ़ती जा रही है। मतलब ये सिंपल वे में हम समझा रहे हैं, जिसे हम ये पता कर सकते हैं कि मान लो 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर चला है, तो 10 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा ये हम निकाल सकते हैं। किससे, ये वाले ग्राफ से। तो इस तरह ये क्या है, क्लासिकल मैकेनिज्म है। ये क्लासिकल मैकेनिज्म जो है स्मॉल बॉडीज़, जो नॉर्मल बॉडीज़ होती हैं उस पर ये प्रूफ हो सकता है। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि लाइट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, पार्टिकल जो हमने पढ़ा था, न्यूटन ने जो समझाया था, तो अगर पार्टिकल माने तो वो पार्टिकल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको इस क्लासिकल मैकेनिज्म के द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसकी गति को, उसके मोशन को हम नहीं समझा सकते। ठीक है, तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने क्वांटम मैकेनिज्म दिया। तो क्या क्वांटम मैकेनिज्म दिया वो हम देखते हैं क्या है। क्वांटम ने जो क्वांटम थ्योरी दी उसमें क्या है, देखिए प्लैंक ने क्या बोला, प्लैंक ने क्या कहा कि एनर्जी जो होती, लाइट जो होता है, एक सोर्स से अगर आता है लाइट, ये लाइट आ रही है सोर्स से, तो लाइट जब आती है तो वो एक कंटिन्यूअस लाइट नहीं होती, कंटिन्यूअस लाइट नहीं होती, वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब है कि ये लाइट आ रही है और कंटिन्यूअस आ रही है ये। लेकिन उन्होंने क्या कहा प्लैंक ने कि ये जो लाइट है वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में आती है, मतलब एक छोटे टुकड़ों में वो आती है। तो ये जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो आती है, इसी को क्या कह दिया गया, इसी को क्वांटा कह दिया गया। क्या, क्वांटा। ठीक है, इसी को क्या कह दिया गया, क्वांटा।
ठीक है, इसी को क्वांटा का नाम दिया उन्होंने प्लैंक ने। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनको पैकेट्स बोल सकते हैं, ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में जो लाइट है आगे बढ़ती है, बहुत ही सूक्ष्म पैकेट है, और वो जो पैकेट है ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ये रुक रुक के, मतलब बीच में फिर गैप हुआ फिर आया, ऐसा करके ये एक क्वांटा के रूप में आता है। ठीक है, यही जो है क्वांटा, पैकेट्स को क्वांटा कह दिया गया, मतलब लाइट जो छोटे छोटे रूप में आता है, छोटे छोटे कणों के रूप में, उसको क्या कह दिया गया, क्वांटा कह दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो यही क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो लाइट है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ती है या आती है, और इनकी जो एनर्जी होती है, एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। किसके फ्रीक्वेंसी पे? जो लाइट आ रही है, जिस रंग की लाइट आ रही है उस लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब जिस रंग का लाइट चल रहा है तो उसमें उस पैकेट का जो एनर्जी है क्या है, वो लाइट के रंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, याद रखना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, रंग से, उसके कलर से रिलेटेड है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट हमको मिलता है जिसको H कहा जाता है, H इंटू एफ। H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इस प्लैंक्स कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यही जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन दिया है प्लैंक ने, इसी इक्वेशन के अनुसार आइंस्टीन ने फिर बाद में क्या किया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, जो अभी समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, मान लो कि ये एक क्वांटा है, ये दूसरा क्वांटा है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ये जो है, ये मान लेते हैं कि ये लाल रंग का क्वांटा है, लाल रंग के कण हैं, और ये जो है समझ लेते हैं कि ब्लू, मतलब नीले कलर का ये क्या है, क्वांटा है। ठीक है, नीले कलर का ये एक पैकेट है। ठीक है, एक पैकेट मान के चल रहा हूँ। तो मान लो कि, ठीक है, मान लो रेड, अब हम लोग क्या जानते हैं कि लाल रंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि नीले रंग की। तो याद रखना कि लाल रंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है नीले रंग से। लाल रंग की फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसा मैं लिखूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रेड कलर है वो क्या होगी, हमेशा कम होगी, किससे, नीले रंग से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तो नीले रंग से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो यदि अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग देखें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट। मतलब नीले कलर की जो एनर्जी होती है, नीले रंग की जो एनर्जी होगी, नीले रंग के फोटोन की जो एनर्जी होगी, फोटोन क्या है, इसी जो क्वांटा है, जो मैंने अभी क्वांटा कहा, उसी का दूसरा नाम क्या है, उसी का दूसरा नाम है फोटोन। उसी को फोटोन भी कहा जाता है। प्रकाश की बात जब भी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्वांटा मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वांटा, और जब हम लोग स्पेशली अगर हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो ये हो गया फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है वो अगर किस पे डिपेंड करेगी, उसके रंग पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लाल रंग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, किससे, नीले रंग के फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए इंटेंसिटी, दूसरा चीज़ ये है कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, किस पे, मतलब ये थ्योरम का पार्ट है, जो क्वांटम प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है उसका पार्ट है। पहला बोला उसने कि फ्रीक्वेंसी, जो रंग, अलग अलग रंग की एनर्जी क्या क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, उसने बताया। दूसरा चीज़ क्या बताया कि फोटोन की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब समझते हैं तीव्रता। ठीक है, तो किस लाइट की तीव्रता कितनी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके फोटोन के पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादा फोटोन अगर निकल रहा है, कंटिन्यूअस ज़्यादा फोटोन निकल रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक ही रंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एक ब्लू कलर के फोटोन की बात करता हूँ, ब्लू कलर के फोटोन की, तो ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी जो है, ठीक है, ज़्यादा कब होगी, जब यहाँ से फोटोन्स ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, फोटोन्स ज़्यादा निकलेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी जो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस ब्लू रंग की एनर्जी कम होगी यदि यहाँ से क्या निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं फोटॉन्स। अगर कम निकल रहे हैं तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब देखिए
अब हम लोग समझेंगे ये जो है आइंस्टीन ने जो है समझाया, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है ये, कि आइंस्टीन ने जो है किस तरीके से समझाया ये हम लोग देखेंगे। इसको नोट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताना चाह रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप। देखिए, एक चीज़ पहले समझना होगा, मेटल मतलब समझते हैं धातु, ठीक है। धातु क्या होता है? धातु जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये हम सब जानते हैं, धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। मतलब धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातु के सरफेस पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब? अब देखिए, जब उसको एनर्जी हम देते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और उस मेटल में क्या होने लगता है? एक करंट फ्लो होने लगता है। ये चीज़ सब जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेटल्स में जब भी हम उसको एनर्जी देंगे तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकला है ना, इलेक्ट्रॉन अपने जो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर उस मेटल से बाहर आता है, सरफेस से बाहर आता है, तो सीधा वो फ्लो होने लगता है एक फ्लो में। अगर उसमें हम एक सर्किट पे अगर जोड़ दें उसको एक सर्किट से, तो क्या होता है? उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। अब देखिए आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने जो है एक सेटअप बनाया। ये एक मेटल है, ये क्या है? एक मेटल है। इस मेटल को कनेक्ट कर दिया एक वायर से और एक अमीटर लगा दिया। अमीटर मतलब जहाँ से करंट मापा जाता है, ठीक है, करंट का मापने का। और ये है एक अलग, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल के क्या आती है, जैसे क्या करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट में क्या है, उन्होंने यहाँ पे लाइट रेज डाली, किस पे? मेटल पे लाइट फोकस किया, ठीक है। तो फोकस किया तो क्या हुआ? मेटल को एनर्जी मिली, फोटोन की एनर्जी मिली, क्योंकि हम अभी उन्होंने क्या प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी वो हम यूज़ कर रहे हैं, आइंस्टीन ने समझाने के लिए वही यूज़ किया। तो उनके अनुसार जब ये जो लाइट जब टकराती है मेटल से टकराने के बाद क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलती। क्यों निकलती है इलेक्ट्रॉन्स? तो देखिए, एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी, लाइट की एनर्जी h न्यू, ठीक है। लाइट की एनर्जी क्या हो गई? h इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जब लाइट यहाँ से टकराती है तो क्या होता है कि ये जो क्वांटा है, ये जो एक बोल सकते हैं कि एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है, मतलब एक फोटोन की जो एनर्जी वो इतनी होती है, एक फोटोन की एनर्जी। तो मान लेते हैं कि एक फोटोन टकराया, तो उस फोटोन के टकराने से जो फोटोन की एनर्जी है वो दो अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाती है। पहला क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर है उसको एनर्जाइज करना, मतलब उस मेटल से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, याद रखना। तो वो एनर्जी सबसे पहले उसमें कन्वर्ट हो जाती है, मतलब h न्यू किस में कन्वर्ट हो गया? ये वर्क फंक्शन है। मतलब वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को उसके धातु से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है वर्क फंक्शन। दूसरी चीज़ वो बाहर तो निकल गया, उसके बाद उसके अंदर ये जो HF का कुछ पार्ट जो है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो उस गतिज ऊर्जा से वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाता है? इधर सरफेस पे टकराता है। ये कलेक्टर है, मान सकते हैं, मतलब ये कलेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आने के बाद क्या हो रहे हैं? इधर फ्लो हो रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो इस तरीके से जो दूसरी एनर्जी है वो किसके काम आई? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आ गया किसके जो आइंस्टीन ने समझाया अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वो ये इक्वेशन को वो उससे प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्वांटम पहले देखा कि क्वांटा क्या होता है, उस क्वांटा की एनर्जी क्या होती है, ये प्लैंक ने बताया। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जब आप किसी प्रकाश को किसी मेटल में डालते हैं तो उस मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और वहाँ से एक जो है करंट भी फ्लो होता है। ये चीज़ किसने समझाया? आइंस्टीन ने समझाया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये कुछ पॉइंट्स अब मैं बताता हूँ आपको, जो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आइंस्टीन और प्लैंक के जो क्वांटम सिद्धांत है, इससे क्या चीज़ प्रूफ होता है कि क्योंकि जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलता है, क्वांटा के रूप में निकलता है, या फोटॉन्स के रूप में निकलता है, बोल सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होगी? जो छोटे छोटे फोटॉन्स को हम छोटा छोटा कण मान सकते हैं।
तो यहाँ से प्रकाश जो है एक छोटे कणों, प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना हुआ है, जो न्यूटन ने कहा था वो चीज़ फिर से क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, इन फोटोन को, इन जो छोटे छोटे कणे हैं उनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा गया। उसके बाद फोटोन की, जैसे हमने देखा कि फोटोन की ऊर्जा प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए जो फोटोन की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो अलग अलग होती है। अभी देखा कि ब्लू और रेड लाइट के लिए अलग अलग एनर्जी थी। ठीक है, किसकी ज़्यादा थी किसकी कम थी वो हमने देख लिया। उसके बाद देखिए अलग अलग प्रकाश, देखिए फोटोन, जब जितना ज़्यादा फोटोन निकलेगा उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा चमकदार प्रकाश होगी। फोटोन पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा चमकीली मतलब उसमें फोटोन ज़्यादा। ये चीज़ हो गया, ये भी हमने देखा, प्रूफ कर दिया। ठीक, उसके बाद फोटोन की जो ऊर्जा होती है H इज इक्वल टू HF। ठीक है, तो ये लास्ट F का जो वैल्यू है याद रखना 6.6 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड होती है। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने शुरू से आखिरी तक देख लिया कि न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, फिर हाइगन आया, फिर यंग और फ्रेस्नेल आए, ठीक, फिर मैक्सवेल आया, फिर हर्ट्ज आया, सब ने, इन्होंने फिर वेव थ्योरी पे जो है जोड़ दिया। ठीक है उसके बाद फिर आपका प्लैंक और मैक्सवेल आए, प्लैंक और आइंस्टीन आए, इन्होंने फिर से कणिका सिद्धांत। इस प्रकार से क्या हुआ कि अभी तक प्रकाश को जो है, ठीक है, कण और अलग अलग थ्योरम, किसी थ्योरम को समझाने के लिए हम कणिका सिद्धांत यूज़ करते हैं और किसी को समझाने के लिए वेव थ्योरी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो प्रकाश का जो नेचर होता है किस प्रकार का होता है, ड्यूल नेचर होता है। वो वेव की तरह भी कार्य करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो इस तरीके से आगे अब हम सीधा प्रकाश, ये जो था, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था प्रकाश का, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की प्रकृति, तो ये चीज़ अब समाप्त हो गई है। अब हम लोग आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।